आपका के न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे डेंगू का टैंक। लखनऊ में डेंगू का अटैक बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को शहर में डेंगू के 55 और मलेरिया के 7 मरीज मिले। इंदिरा नगर में 9, चंदन नगर में 8, अलीगंज में 7, ANK रोड पर 3, टुडियागंज में 5, BKT में 3, इटौजा में 2, रेड क्रॉस में 3, सिल्वर जुबली में 9 केस मिले हैं। इस दौरान 1800 घरों का निरीक्षण भी किया गया। इसमें 14 लोगों के यहाँ लार्वा मिला, जिनको मौके पर ही नोटिस जारी किया गया। जनवरी से अब तक शहर में डेंगू के 716 और मलेरिया के 421 रोगी मिल चुके हैं। शहर में पिछले 11 दिन में अब डेंगू के 425 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अचानक से बढ़े डेंगू मरीजों के चलते अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से इजाफा हुआ है। लखनऊ के अस्पतालों में 200 से ज़्यादा डेंगू संक्रमितों का इलाज चल रहा है। शुक्रवार शाम को आई रिपोर्ट से शहर में 60 नए मरीज मिले हैं। हालांकि विभागीय अधिकारियों का दावा है कि पॉजिटिव केस के सैंपल के कुल 3 दिन के हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को 62 मरीज मिले थे। वहीं कानपुर में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर हेमंत मोहन ने डेंगू के लक्षण के बारे में बताया कि शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, जाड़ा देकर बुखार आए तो सावधान हो जाएं। डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। कानपुर मेडिकल कॉलेज में रोजाना लगभग 2 से 3 मरीजों की डेंगू की पुष्टि हो रही है। यदि शरीर में लाल रंग के दाने पड़ने लगे तो ज़्यादातर सतर्क होने की ज़रूरत है। डेंगू के वायरस तेज़ी से शरीर में बुरा असर डाल रहा है। साथ ही प्लेटलेट्स तेज़ी से घटने के लक्षण हैं। 15% इन दिनों हैलेट अस्पताल की OPD में रोजाना 10 से 15% मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनमें डेंगू के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में रोजाना करीब 50 से 60 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इनमें से 2-3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इसके अलावा कुछ मरीज ऐसे भी आ रहे हैं जिनको बुखार काफ़ी तेज़ आ रहता है। ऐसे मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने इस पर क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। तो डॉक्टर हेमंत मोहन, सबसे पहले के न्यूज़ को बहुत बधाई देना चाहूँगा जो डेंगू, चिकनगुनिया के साथ मलेरिया पर जो जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर अन्य बीमारियों पर भी करती रहती है। भीषण जल भराव, गंदगी, कूड़े के ढेरों के अंबार हमारे कानपुर शहर में लगे हुए हैं, इसीलिए डेंगू ने अपने पैर पसारे हैं। डेंगू में सबसे पहले जाड़ा दे के बुखार आता है, गले में खराश होती है, छींकें आने लगती हैं, सर दर्द होने लगता है, आई बॉल्स में पेन होने लगता है। ऐसा लगता है हमारी आंखें आई बॉल से बाहर आ जाएंगी। हड्डी तोड़ बुखार, जोड़ों में दर्द, पेशेंट कैन नॉट मूव। डेंगू, चिकनगुनिया दोनों में ये लक्षण पाया जाता है। 104, 105 बुखार चला जाता है और इसमें स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक, पेन किलर बिल्कुल ना लें, क्योंकि डेंगू दिल, दिमाग, लीवर के साथ साथ किडनी पर भी अटैक कर रहा है। हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कोरोना में इस चीज़ की पुष्टि हो चुकी है कि जितनी भी वायरल जनित बीमारियाँ होती हैं उसको होम्योपैथिक में अच्छा उपचार होता है। हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, साथ साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयाँ लीजिए। कानपुर शहर नहीं, यूपी नहीं, हमारे पास देश विदेश से भी फ़ोन आ रहे हैं। 72 घंटे के अंदर डेंगू, चिकनगुनिया की समस्त अवस्थाएँ हमारी होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक हो जाती हैं। बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द बना रहता है, वो भी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। आपको 104, 105 बुखार है, ठंडे पानी से पट्टी करिए और सोडियम पोटेशियम कम ना हो, BP ना लो हो रहा हो तो उसके लिए नारियल पानी, इलेक्ट्रॉल या नमक शक्कर का घोल लेते रहिए। स्टेरॉयड, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स लेंगे, आपका सीरम क्रिएटिनिन, SGPT बढ़ जाएगा। बहुत से लोगों को वॉमिटिंग लगातार बनी हुई है, प्लेटलेट्स उनकी निरंतर गिरती जा रही है। तो बिल्कुल घबराएं ना, परेशान ना हो। हमारी नॉर्मल प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख होती हैं। विभिन्न नर्सिंग होम्स में जब आप देखते हैं तो 70-80 हज़ार में ही वो एडमिट कर देते हैं। जब प्लेटलेट्स 20,000 से कम हो तब चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथी दवाओं का सेवन करें। समस्त अवस्थाएं 3 से 4 दिन में। मैं डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन प्रतिदिन 100-200 मरीज देख रहा हूँ जिनका 15-15 दिन से बुखार नहीं उतरा। सबसे खास बात है डेंगू, चिकनगुनिया का साथ टाइफाइड में सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, इन्हीं सब पे चर्चा होगी। हमारे साथ डॉक्टर सुमित अवस्थी हैं, फिजिशियन हैं, डॉक्टर हेमंत मोहन है फिजिशियन, और राहुल शर्मा पीलीभीत से हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर हेमंत मोहन के पास ही चलेंगे। हेमंत जी, अभी आपने बताया कि सारी चीज़ें आपने, और संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ संवाददाता। संदीप, आपके पास आऊँगा, डॉक्टर हेमंत मोहन का रुख करूँगा। हेमंत जी, भी आप बता रहे थे कि टाइफाइड के भी लक्षण हैं, तमाम ऐसी बीमारियों की आपने बात करी। होम्योपैथिक में सार्थक इलाज देखने को मिल रहा है लोग, लेकिन
जब भी होता है एक ह्यूमन टेंडेंसी बन गई है कोविड के बाद से कि आप डोलो खा लीजिए, आप कॉलपॉल खा लीजिए या कोई और अन्य दवा, और जैसे ही दर्द होता है तो लोग आजकल पेन किलर को बहुत ही आसानी से यूज़ करने लगे, तुरंत उनको पेन किलर चाहिए होती है। अनम्यूट कर लीजिए हेमंत जी। वो 6 को कम करती है, ना कि हमारे डेंगू की स्टेजेस को कम करती है। डेंगू एक वायरल जनित बीमारी है। इसमें आप एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होता है। इसमें जितनी भी वायरल जनित बीमारियां होती हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कोरोना है, उसमें ऐसी दवाओं का सेवन करना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। अननेसेसरली इसमें आप एंटीबायोटिक लेंगे, आपकी इम्यूनिटी कम होगी, प्लेटलेट्स कम होंगी और आपकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी। तो हमारी होम्योपैथिक दवाइयों ने 2 से 3 दिन में जो लोग 20-20, 25-25 दिन तक हॉस्पिटलाइज हैं, ना कानपुर में, यूपी के बाहर से भी हमारे और डॉक्टर आरती मोहन के पास रोज कॉल्स आते हैं, हम लोग कोरियर से करते हैं। पेशेंट को चाहे 104 बुखार हो, पेशेंट को चाहे 20,000-30,000 प्लेटलेट्स हो, होम्योपैथिक दवाइयों में ये टेंडेंसी होती है कि वो 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक करते थे। वो केसेस हमारी दवाइयों से ठीक हो रहे हैं, 15-15, 20-20 दिन तक जिनका फीवर उतर रहा है। आए डेंगू के साथ थे, उनको साथ में टाइफाइड भी हो गया, एडमिट होते तो रेजिस्टेंट हो चुका है टाइफाइड का बैक्टीरिया इस समय। तो हमारी होम्योपैथिक में टाइफाइड बहुत अच्छी मेडिसिन है और लक्षणों के आधार पर ब्रायनिया, यूपेटोरिया, नेट्राम्यूल बहुत अच्छा वर्क कर रही है। किसी पर्टिकुलर अगर एपिडेमिक एरिया में डेंगू फैल भी गए तो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन न केवल क्योर कर, इम्यूनिटी भी डेवलप करती है। अगर 2 लोगों को डेंगू हो गया है तो अगर आप होम्योपैथिक लेते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जाएगी। और होम्योपैथिक दवाई लेने के पश्चात ना आपका पीटी बढ़ेगा, ना आपका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ेगा। यहाँ तक कि बहुत से केसेस में पल्मोनरी फाइब्रोसिस या वायरल निमोनाइटिस के केसेस भी आ रहे हैं। अगर अर्ली स्टेज में होम्योपैथिक दवाई ले लेते हैं तो ना वीकनेस रहती है, ना ज्वाइंट पेन रहता है, ना आपको हेडेक रहता है। उसके बाद पहले की तरह मरीज पूर्णतः स्वस्थ होता है। 4-5वें दिन वर्किंग स्टाइल में आ जाता है। बिल्कुल, मैं संदीप के पास जाऊँगा। संदीप, मैं देख रहा हूँ तरीके से एकदम से मरीज बढ़ना शुरू हो गए। 11 दिन में लगभग 400 मरीजों का आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि नगर निगम द्वारा सही से अभियान नहीं चलाया गया। आप तो लगातार नगर निगम और तमाम ऐसे महकमों में रहते हैं जिसका इससे सीधे कहीं ना कहीं इस बीमारी से एक ताल्लुकात होता है, जिनको एक सर्वे, एक जन जागरूक कार्यक्रम भी ये सब कराते हैं। क्या लगता है अभी फ़िलहाल स्थिति लखनऊ की क्या है, और लखनऊ में डेंगू और मलेरिया को रोकने या अन्य बीमारियों को रोकने के लिए क्या क्या मुहिमें चलाई जा रही हैं? संदीप। केडी से जो निर्देश दिए गए वो जमीन हकीकत पे कहीं फॉलो नहीं किया जा रहा है। जब राजधानी लखनऊ की ऐसी स्थिति है तो अन्य जनपदों की हम स्थिति कैसे बयां कर सकते हैं साफ तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से हम लखनऊ में देख पा रहे हैं कि बहुत ही जगह पे ऐसे ऐसे गंदगी का अंबार जो है लगा हुआ है। अभी बरसात खत्म हुई है और बरसात खत्म होने के बाद से जो थोड़ा बहुत कहीं जल भराव की समस्या है तो वहीं से कहीं ना कहीं ये मच्छर जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो छिड़काव करने चाहिए, जो अभियान चलाना चाहिए, साफ सफाई का विशेष तौर पे अभियान चलाना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है और कागज कुछ और बयां करता है। तो यही वजह लखनऊ में है क्योंकि इस तरीके से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ ही दिनों में डेंगू के मरीज जो है की संख्या जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हॉस्पिटल में ऐसे हालात हो चुके हैं कि अब बहुत से हॉस्पिटल, जैसे लखनऊ का हम सिविल हॉस्पिटल की बात कर ले या फिर हम लोहिया हॉस्पिटल की बात कर ले या तो फिर हम KGMU बलरामपुर की बात कर लें, बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर उपचार समय पे नहीं हो पा रहा है। वजह साफ तौर पे ये बताई जा रही है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक पेशेंट को लग जा रहा है अपना डॉक्टर को अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि लाइन इतनी लंबी लगी हुई है कि जिसकी वजह से उनको जो है काफ़ी घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। और दूसरी अहम बात यह है कि जब आपके पास में जब मरीज ज़्यादा होते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ों पर दवाइयाँ भी आपकी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें, जिनको कभी किसी को एक्सरा कराना है या अल्ट्रासाउंड कराना है, उन्हें लगभग 15-15 दिन का जो है इंतजार करना पड़
पड़ रहा है। महत्वपूर्ण बातें इस बात की है कि अगर जो मरीज जो जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसको अल्ट्रासाउंड की तत्काल आवश्यकता है, उसके बाद से ही अल्ट्रासाउंड होने के बाद से डॉक्टर उसको दवाइयाँ लिखेंगे, लेकिन अब उसे 15 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। या तो फिर वो बाहर जाके किसी प्राइवेट संस्थान में जाकर के अपना इलाज कराए, या तो फिर वो हॉस्पिटल से बाहर जाए, क्योंकि किस तरीके से ये माहौल बना हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें जो नगर निगम की और प्रशासन की हैं, उस पर पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए, और जो जहाँ भी गंदगी का अंबार हो वहाँ छिड़काव होने चाहिए। ऐसी स्थिति है जहाँ पे फॉगिंग होनी चाहिए, लेकिन वीवीआईपी इलाके छोड़ करके अन्य इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो फिर वहाँ भी फॉगिंग की ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो यही एक बड़ा कारण है कि लगातार जो है मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और बीमारियां को संकेत जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिसके बाद भी लगातार मौसम की वजह से लोग जो है बीमार पड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर कुछ और बयां करता है विशाल। बिल्कुल, ज़मीनी हकीकत तो मुझे तो लग रहा है कि अगर हम राजधानी की बात जैसे आपने बताई ना, राजधानी में अगर ये होगा तो हम राहुल शर्मा पीलीभीत से हैं, इनके ज़िले के अगर हाल जानेंगे तो और ख़राब होंगे। मैं राहुल शर्मा का रुख करूंगा, संदीप आपको रोकूंगा। राहुल शर्मा हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। पीलीभीत एक बहुत चर्चित जगह है, वहाँ पे किसान वर्ग है, वहाँ पर मंत्री हैं, वहाँ से सांसद हैं जितिन प्रसाद, अच्छी जगह है, काम भी लगातार वो कर रहे हैं। लेकिन राहुल, वहाँ की हाल ही स्थिति क्या है? जी विशाल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में इस वक्त डेंगू के मरीज बहुत लगातार मिल रहे हैं। पीलीभीत में डेंगू की मरीज की संख्या यहाँ पर 11 देखने को मिली है। और यहाँ पर जो वो आलोक कुमार, वो यहाँ पर डॉक्टरों चिकित्सकों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो वहाँ पर मरीज जा रहे हैं उनके सख्त जल्दी से जल्दी उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए और ठीक से उनको इलाज ट्रीटमेंट किया जाए। और यहाँ पे जो सीमा, उनने ये भी अपील की है नागरिकों से कि खुले में ना घूमे, खुले कपड़े ना पहने, पूरे कपड़े पहन के ही घूमे, क्योंकि लगातार यहाँ पर डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। और इससे पहले यहाँ पर जो ओपीडी हुआ करती थी वो 15 से 2000 हुआ करती थी, मगर इस वक्त वहाँ पे ओपीडी देखी जा रही है 25 से 3000 के पार ओपीडी। यहाँ के जो आलोक कुमार सिंह, उन्होंने डॉक्टरों को और उपलब्ध, और उन्हें जो लापरवाही आएगी नहीं, जो जिस डेंगू का हो या बुखार का, फीवर का मरीज हो, उनको सख्त इलाज अच्छा दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ इनको एडिटर हमारे अरुण अवस्थी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, अगर बात की जाए, अलग अलग शहरों की अलग अलग कहानी है। राजधानी से लेकर आर्थिक राजधानी तक जो स्थिति है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। हम कागज़ी कार्रवाई, हम बड़ी बड़ी फाइलों को अगर हम देख लें तो फिलहाल अभी क्या है, जहाँ पर उपचुनाव है वहाँ पर सिर्फ चुनाव की बातें हो रही हैं। जहाँ पर आप मान लीजिए कि कहीं सीट हारे हैं तो वहाँ 27 की तैयारी चल रही है। कहीं पर सीएम साहब ज़्यादा फटकार लगा देते हैं तो वहाँ रोड पे गड्ढे भरे जा रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि अस्पतालों की स्थिति क्या है, अस्पताल में एक बेड पे 2 मरीज़ तो नहीं है। डेंगू के लिए क्या तैयारियां की गई थी, जो तैयारियां पहले होनी चाहिए थी अब वो शुरू हो रही हैं। जब डेंगू लोगों को अपनी जद में लेना शुरू कर चुका है तब तैयारियां शुरू हो रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है विशाल। होता क्या है कि डेंगू जब आता है तब प्रशासन तैयारियों में लगता है, जबकि सबको पता रहता है कि जब मानसून में परिवर्तन होगा, बरसात का मौसम समाप्ति की तरफ बढ़ेगा और जगह जगह मोहल्लों में जो पानी भरा रहता है, लोगों के कूलर में जो पानी रहता है, लोगों के घरों की बाल्टियों में जो पानी रहता है, लोग घर के बाहर जानवरों के लिए जो स्थान बना के रखते हैं उसमें जो पानी भरा रहता है, उनसे मच्छर पनपते हैं। लेकिन जिस विभाग की जिम्मेदारी रहती है, मलेरिया विभाग की, बहुत बड़ा बजट रहता है, कागजों पे बड़ा काम होता है, खूब साफ सफाई चलती है, लेकिन रियलिटी ये है कि मोहल्ले तक, गांव तक, गली तक ये काम कभी नहीं पहुंच पाता है। जिसका कारण है कि लोगों में कहीं ना कहीं ये जागरूकता की कमी रहती है। लोग खुद भी नहीं तैयार रहते हैं। यदि खुद भी तैयार है तब भी ठीक है, वो खुद भी तैयार नहीं रहते हो, और तैयारी न होने के कारण डेंगू का जो मच्छर है वो अंदर लोगों के पास तक पहुंचता है, डंक मारता है, और उसका असर ये होता है कि अस्पतालों में इन दिनों काफी बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग बीमारी से, बुखार से, दर्द से पीड़ित आते हैं और दवा लेके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनमें इस बात की जागरूकता की भी कमी रहती है। आज भी जो संख्या हम लोग देख रहे हैं विशाल,
उससे भी अधिक संख्या देखने को मिल सकती है अगर सारे के सारे मरीज जांच कराने पहुंच जाए। कई ऐसे मरीज होते हैं गांव देहात के जो महीने महीने भर इंतजार कर लेते हैं और बुखार से पीड़ित रहते हैं। जब उनकी स्थितियां बहुत खराब हो जाती है तब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। हालांकि हम कह सकते हैं जो ग्राम सभा की जिम्मेदारी है, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी की जिम्मेदारी है, जो मलेरिया विभाग की जिम्मेदारी है, यदि वो समय रहते, नगर पालिका की जो जिम्मेदारी है, यदि वो समय रहते इस पर ध्यान दे दें तो निश्चित रूप से डेंगू पर काबू पाया जा सकता है, समय पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन आज समस्या ये है कि राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल। जहां उपचुनाव है वहां ध्यान दे लेंगे, वहां सफाई बढ़ा देंगे। हम तो ये देख रहे हैं कि स्वच्छता महाअभियान चल रहा है इस समय, लेकिन कई ऐसे मोहल्ले हैं, कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे कस्बे हैं जहां पानी भरा हुआ है, पड़ोस में तालाब है, छोटी छोटी गली है, उनमें पानी भरा हुआ है, नालियां साफ नहीं की जाती हैं, जिससे मच्छर पनप रहा है और वो मच्छर कहीं ना कहीं बीमारियों को दावत दे रहा है और वो बीमारी डेंगू के रूप में, मलेरिया के बुखार के रूप में सामने आ रही है। आम लोग इससे पीड़ित हैं, लेकिन प्रशासन का जो काम है, जो प्रशासन को करना चाहिए, वो प्रशासन वो काम न करके दूसरे कामों में व्यस्त है। मैंने तो ये भी देखा है विशाल कि कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां डेंगू की जांच कई हजार रुपए में होती है और सरकारी अस्पताल जो है वो समय रहते जांच भी नहीं कर पाते। उनको जांच की रिपोर्ट देने में बहुत समय लग जाता है, 3-3 दिन में उनकी रिपोर्ट आती है। तो ऐसी स्थितियां आम मरीजों के लिए अच्छी नहीं है, आम पब्लिक के लिए अच्छी नहीं है। परिस्थितियां ये है कि लोग न चाहते हुए भी जैसी व्यवस्था चल रही उसी में अपने इलाज कराने को मजबूर है। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर अशंक एरन जी हैं। सर, बचाव के लिए क्या क्या करें? बच्चे हों, बड़े हों, इनसे बचाव के लिए ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। एक तो अरुण जी ने कहा कि भाई लोगों के यहाँ पानी जो लोग स्टोर करके रख रहे हैं, लोग अपनी मतलब एक होती सामाजिकता के तहत कि घर के बाहर एक बाल्टी रख दी कि जानवर पी ले, कहीं पर एक छोटी सी एक चीज़ को टांग दे जिसमें चिड़िया पानी पी ले, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हो रही हैं, लार्वा इकट्ठा हो रहा है या मच्छर बैठ रहे हैं। बचाव के क्या क्या तरीके हैं? हाँ, इसमें ये है कि ये तो हम सबको ही पता है कि अपने घरों के आसपास हमें पानी जमा नहीं होने देना है, वो तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कि हम चाह के भी हम नहीं रोक सकते, जैसे कूलर होता है या ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि पानी भरता है। तो ऐसी जगहों पे अगर हम थोड़ा सा तेल डाल दें उस पानी के अंदर तो मच्छरों का जमाव और लार्वा का उसमें जो बढ़त है वो कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जैसे शाम के समय और सुबह के समय ये जो डेंगू में मच्छर जनरली मानते हैं कि सुबह से लेके और रात तक वो ज्यादा जो है काटता है। तो उसी समय जो है अगर हम बच्चों को और बड़ों को पूरी स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और जो एक्सपोज्ड एरिया है, जो हमारे पाम्स हैं, हैंड्स हैं और जो हमारा फेस है, इसके ऊपर हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करें। आजकल मॉस्किटो रोल ऑन की तरह आता है, तो उसको अगर हम यूज करें तो बहुत अच्छा है। तो दो चीजें तो ये हो गई बचाव के लिए। और अगर किसी को इस मौसम में बुखार आता है तो एक तो तेज बुखार जिसमें जोड़ों का दर्द हो उसको हल्के में ना ले और ये ना सोचे कि एक नॉर्मल वायरल होगा। डॉक्टर से संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स पीते रहे। तो जनरल प्रिकॉशंस के तो यही पॉइंट्स हैं। अगर इतना भी हम बेसिक कर दें कि मच्छरों का बचाव इस तरह, प्लस हम चीज को पहचान लें कि भाई अगर बुखार आ रहा है तो ये डेंगू भी हो सकता है और उसका शुरुआत से ही लिक्विड्स ज्यादा पीने लगे, अपना फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर दे, तो आधी प्रॉब्लम को तो हम उसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर सुमित अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, सीनियर फिजिशियन है। सर, स्वागत है आपका। सर, एक चीज़ ये है कि लोगों में क्या है कि 1-2 दिन बुखार, जैसे मैंने अभी हेमंत मोहन जी से भी यही सवाल पूछा, इसमें क्या है कि आदमी को जब बुखार आता है तो पहले वो एक दिन क्या करता है कि नहीं अब थकावट होगी तो ये होगा, उन चीज़ों को लेकर सो जाए, दवा खा ली, उसको थोड़ा आराम मिला, फिर वो उस काम पे लग गया। तो मुझे लगता है हमारे देश में फीवर को एक बहुत ही कॉमन बीमारी की तरह ट्रीट किया जाता है। नहीं, बात तो बिल्कुल आपने सही की। फीवर कुछ भी अगर जो ऐसा आ रहा है, कोई भी फीवर लग रहा है तो इंसान सबसे पहले लगता है कि आराम कर लें या पैरासीटामोल लेके खा लें तो उनको आराम मिल जाए। सबसे मेन दिक्कत ये है गूगल डॉक्टर। लोग क्या करते हैं, फीवर के लिए सर्च करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि लोग इसमें पैनिक हो जाते हैं। मेन सबसे चीज ये है कि अगर जो
डेंगू है, डेंगू से बचने के लिए सबसे बड़ी चीजें ये होती हैं कि साफ सफाई रखें, और अपने आप में सबसे बेहतर ये रहेगा कि जिस जिस तरह से हम अपने आप को सिक्योर कर पाए चीजों से लेकर, और सबसे जरूरी होता है साफ सफाई रखेंगे तो आधी बीमारी हम पहले ही खत्म कर देंगे। और रही बात बुखार की, तो बुखार के लिए सबसे बेस्ट ये होता है कि अगर बुखार आ रहा है तो आप आराम करें, लिक्विड इंटेक बढ़ाएं, और किसी भी तरह की गूगल से लेकर दवाएं या गूगल में सर्च करके दवाएं ना खाएं। पैनिक होना सबसे ज्यादा बीमारी को बढ़ावा देना होता है, पैनिक मत हो किसी भी सूरत में। जी जी मुझे तो लगता है ना कि आजकल वो कुछ रील पे और तमाम चीज़ों पे हम लोग देख लेते हैं ना कि लौंग खा लीजिए, इलायची खा लीजिए, इन सब चीज़ों को लेकर जो घरेलू डॉक्टर नए नए बन गए, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर सवाल हम हेमंत मोहन से लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे डॉक्टर हेमंत मोहन का रुख करेंगे। डॉक्टर हेमंत मोहन, आप तो होम्योपैथिक की बात कर रहे थे, लेकिन एक स्टेप और बढ़ गया है भारत। आजकल तो सोशल मीडिया बता रहा है कि कौन सी दवा खानी है। आप भी देखते होंगे, जब अपने फ़ोन खोलते होंगे, रील्स पे आजकल बहुत कुछ चल रहा है, और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि डॉक्टर के पास लोग कम जा रहे हैं और अपनी तबीयत के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक बहुत सीरियस चीज़ें हो गई हैं। इन चीज़ों को लेकर मैं देखता हूँ कि लोग, अगर बुखार हुआ ये दवा खा लो, खुद से ही डॉक्टर हो गए हैं, खुद वो दवा लिख के भी देने लगे हैं। देखिए, ये लोग, कुछ लोग झोला छाप के पास जाते हैं, कुछ लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, कुछ लोग रील्स ले रहे हैं, कुछ लोग गूगल को देख के ले रहे हैं। तब तक हमारे बुखार की स्टेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी होती है। 2-3 दिन तक तो कहते हैं कि चलो ऐसे ही है, फिर 3-4 दिन अपनी तरफ से मेडिटेशन वो लोग करते हैं, उसके बाद फिर मेडिकल स्टोर जाकर लेते हैं, फिर गूगल सर्च करते हैं। तब तक 7-8 दिन फीवर को हो जाते हैं। पेशेंट को जो TLC होता है, पेशेंट का बढ़ने लगता है, पेशेंट का CRP, पेशेंट का ESR, साथ साथ पेशेंट में न्यूमोनाइटिस के सिम्टम्स भी आने लगते हैं, पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, पेशेंट की प्लेटलेट्स भी डाउन हो जाती हैं, फिर पेशेंट कहते हैं सीधे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ICU में पेशेंट जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग को जानना चाहिए कि स्वास्थ्य के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। निकटतम चिकित्सक से मिले, सरकारी हॉस्पिटल से मिले, वेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। जीवन बहुत बहुमूल्य होता है। अगर आप जीवन को ऐसे हैंड्स में हैंड ओवर कर देंगे तो आपका जीवन खतरे में आ जाएगा। जहां तक डेंगू की बात है, सब लोगों ने बताया, तो मैं तो एक चीज और बोलना चाहता हूं कि जो पेशेंट डेंगू का, के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने ऐसी मुहिम आज उठाई है, कोरोना टाइम में भी उठाता रहा है। जो भी डेंगू का पेशेंट आपका 15-20 दिन से ठीक ना हो रहा हो, महीने भर से, उसको आप हमारा आरोग्य धाम का नंबर दीजिए। हम 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी कोई भी स्टेज होगी, चाहे डेंगू फीवर होगा, डेंगू हेमरेजिक फीवर होगा, डेंगू हेमरेजिक फीवर विद शॉक सिंड्रोम होगा, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें अच्छा असर करेंगी और बिना किसी साइड इफेक्ट के मरीज 3-4 दिन में पहले जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं जरा रुक करूंगा। आशुतोष त्रिपाठी का मिर्जापुर से हमारा संवाददाता जुड़े हुए। आशुतोष, मिर्जापुर में क्या स्थिति है डेंगू को लेकर, क्या तैयारियां हैं वहां पर? जी, हम आपको बता दें कि मिर्जापुर में जो है डेंगू के मरीज जो है पहले की अपेक्षा जो है काफी तेजी से इधर बढ़ रहे हैं। और हाल ही में जब मरीजों की संख्या बढ़ी तो उसी समय अनुसार जब किसी अधिकारी को अपने पद का निर्वहन करना चाहिए, काम करना चाहिए, तो उसी समय 2 दिन पहले जो है यहाँ के प्रमुख अधीक्षक AK सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। जब उनको कार्य डेंगू के मरीज जिस समय लगातार बढ़ रहे हैं, उनको अपने पद पर रहते हुए मरीजों को देखभाल करनी चाहिए, मरीजों को काम करनी चाहिए। तो इसी समय जो है उन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो है जो डेंगू के वार्ड हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा जो बनाए गए हैं, जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जो एक नए वार्ड बनाए गए हैं, उस वार्ड में जो है डेंगू के मरीजों को जो सुविधाएं दी गई हैं। उसके साथ साथ अभी हम आपसे बता दें कि जिले की जो स्थिति हालत है, सफाई के जो डेंगू के मरीज बढ़ते हैं, सबसे बड़ा कारण है कि गंदगी की वजह से। हम जबकि के न्यूज के द्वारा जो है बराबर जो है इस पे खबर भी चलाया जाता है, सब कुछ चलाया जाता है, लेकिन उसके बाद अगर हम साफ सफाई की स्थिति की बात करें, अगर हम गांव देहात की बात करें, तो वहाँ पे भी जो है जितने गांव में जो है यहाँ पे अगर अधिकारी जाते हैं, कोई भी जाता है, हर गांव में जो है उनको गंदगी मिलती है। तो डेंगू के मरीज के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है गंदगी।
जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमसे जुड़ने के लिए। संदीप के पास चलेंगे। संदीप, आखिरी सवाल आपसे मेरा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, लखनऊ में डिप्टी सीएम तमाम मंत्री वहाँ पर हैं और लखनऊ की स्थिति हर बार ये स्वास्थ्य, ये सरकारी अमलों में पिछड़ क्यों जाता है ये, जब सारी सरकारी चीज़ें वहीं पर हैं? देखिए विशाल, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर हमेशा गंदगी बनी रहती है और ये बात सभी जानते हैं, चाहे नगर निगम का एक एक व्यक्ति होगा वो भी जानता है कि फजुल्लागंज में क्या स्थिति होती है बरसात के बाद में। इसके साथ साथ डालीबाग या हम चौक की अगर बात कर ले तो यहाँ पर क्या स्थिति रहती है सभी अधिकारी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मैदान ज़मीन पर उतर करके काम नहीं करना चाहता है, कोई उतर करके उस तरीके छिड़काव नहीं करना चाहता। जब अधिकारियों का हंटर पड़ता है तब कहीं जा करके वहाँ पर वो लोग छिड़काव करते हैं या कह सकते हैं कि वहाँ पे जाकर के जो है फॉगिंग जैसी व्यवस्थाओं का उपलब्ध कराते हैं आम जनता के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ है और यहाँ की ये हाल है तो और जिलों का क्या हाल है ये हमारे अभी मिर्ज़ापुर के संवाददाता ने बताया है और उसके साथ साथ हमारे लखीमपुर के सहयोगी ने भी बयां किया है कि क्या स्थितियाँ हैं वहाँ पर। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आती है, इसको आने से पहले इस पर पूरी तरीके से फोकस कर लेना चाहिए, सरकार हो या फिर अधिकारी हों, क्योंकि सबको पता होता है किस तरीके से अभियान को चलाना है और कैसे ज़मीन पर उतर कर इस अभियान को पूरी तरीके से फॉलो करना है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे कमियां हैं जो प्रशासन की देखी जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको ये आदेशित किया जाता है उसके बावजूद जो उनके जो नीचे के अमला होता है वो काम नहीं करता हुआ नजर आता है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फॉगिंग सालों से नहीं हुई होगी, सालों क्या कह सकते हैं, कई साल हो गए होंगे, वहाँ पे फॉगिंग की कोई व्यवस्था नहीं होगी। नगर निगम के कंट्रोल रूम नंबर जरूर बनाए जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के, लेकिन वक्त पड़ने पर कोई फ़ोन नहीं पिक होता है, कोई फ़ोन नहीं उठता है, तो ऐसी स्थिति बनी रहती है। वीवीआईपी इलाके जरूर हम मानते हैं कि वहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति जब बनती है कि जो जहाँ पर जल भराव ज़्यादा है या जहाँ पर गंदगी का अंबार बहुत ज़्यादा है वहाँ पर छिड़काव होने चाहिए या कह सकते हैं फॉगिंग शाम के समय होने चाहिए जिससे कि मच्छरों का अंत हो सके। तो इस तरीके के उपाय जो है उपचार होने चाहिए, लेकिन वो फिलहाल कागज़ के पन्नों पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दिखते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। विशाल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपको देने के लिए, और राहुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। मैं जरा पैनल के पास वापस चलूंगा, अरुण अवस्थी जी के पास चलूंगा। अरुण जी, कागज़ों की वही है ना कि सब कुछ आपकी किताबों में सब कुछ हरा भरा है, बस वही वाली जो शायरी है वो सटीक बैठती है इस मामले में। मुझे लगता है स्वास्थ्य के ऊपर इतना ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम लगातार देखिए अब जैसे सुमित अवस्थी जी हमारे साथ बैठे हैं, अशंक कैरन जी हैं, हेमंत मोहन जी तो लगातार मुझे लगता है मैं जब से देख रहा हूँ तब से एक अरसे से समाज सेवा में जिस तरीके से हैं, तो इन लोग ऐसे लोगों की मदद लेनी चाहिए। सुमित अवस्थी जी हैं, फीवर डेस्क बनाई गई थी। सुमित जी, अगर आपको तो पता होगा एक फीवर डेस्क बनाने के आदेश हैं, लेकिन आप अरुण जी, आप लखनऊ और कानपुर एक राजधानी और आर्थिक राजधानी के बीच में रहते हैं, आप जिला अस्पताल की स्थिति आप बहुत अच्छे समझते होंगे कि या तो लखनऊ रेफर हो रहा है पेशेंट या फिर कानपुर, बीच में नहीं रुक पा रहा है। देखिए, फीवर डेस्क और फीवर क्लिनिक हर एक अस्पताल में है। हर एक अस्पताल में एक चैम्बर बनाया गया, हर एक अस्पताल में एक कॉर्नर बनाया गया जहाँ पे फीवर क्लिनिक के नाम से एक जगह निर्धारित कर दी गई। लेकिन क्या उस जगह पे, क्या उस डेस्क पे संबंधित डॉक्टर हर समय मौजूद रहता है? अगर जो मौजूद रहता है तो फिर इतनी लंबी लाइनें क्यों? ये भी एक सवाल उठता है। देखो, प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तैयारी नहीं करके बैठा हुआ है। कोविड के बाद भी हम लोग नहीं सीखे हैं। जब चीजें हमारे सर पे आ जाती हैं, जब हाहाकार मच जाता है, तब हम तैयार होते हैं किसी चीज को करने के लिए। क्या ये सही तरीका है? क्यों ना हम लोग पहले से तैयार होकर बैठ जाएं कि हमें इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि हर बार जब बरसात के बाद डेंगू आता है, हर बार डेंगू से छिड़काव होना होता है। मतलब हर चीजों में संचारी लोग पखवाड़ा भी मनाते हैं, स्वच्छता अभियान भी मनाते हैं, लेकिन जब समय की चीजें आती हैं, धरातल पर चीजें देखने को मिलती हैं, तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। क्या ये सही तरीका है इलाज का और क्या प्रशासन का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं विशाल जी, बिल्कुल विशाल जी विशाल, एक्चुअली इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो सरकारी आंकड़े, जो सरकारी व्यवस्था से जांचें हो रही हैं, उसमें 3 दिन का समय कम से कम लगता है। जितने भी जिला अस्पताल हैं यूपी के, वहां से जब कोई सैंपल लिया जाता और जांच के लिए भेजा जाता तो उसमें 3 दिन का समय लगता है। अब बात दूसरी आ गई, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है
वो सेम डे जो प्राइवेट पैथोलॉजी है वो सेम डे जांच करके दे रहे हैं जी। एक तरीके से मिसाल इसको ये भी माना जा सकता है कि हवा खड़ा किया जा रहा है डेंगू के नाम पे। उतना डेंगू का प्रकोप नहीं हो सकता है जितना हवा खड़ा किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा मरीज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मिल रहे हैं। मैं तो कई जिला अस्पताल से रिपोर्ट मंगाता रहता हूं, वहां डेंगू का 1 मरीज 2 मरीज कहीं है ही नहीं। कई जिले ऐसे हैं जहां डेंगू के मरीज ही नहीं है, लेकिन वहां के भी प्राइवेट पैथोलॉजी डेंगू की पुष्टि कर रहे हैं। हमारी अब बात कहां आ जाती है कि जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो 2 बातें करता है। एक, कागज पे एंटी लार्वा का छिड़काव करता है जी। नंबर 2, कागज पर ही जन जागरूकता पैदा करता है जी। अगर वो सही मायने में लोगों तक ये संदेश देने में सफल हो जाए कि जब इस तरीके के लक्षण मिले तो ही आप मानिए कि आप डेंगू की चपेट में आ गए हैं। होता क्या है, जिला अस्पताल मरीज जाता है और जिला अस्पताल में डॉक्टर साहब उसको बाहर से एक पर्ची बना के दे देते हैं, जाइए जांच करा लीजिए। वो बाहर जाता है, प्राइवेट पैथोलॉजी में जाता है, एक उसकी जांच होती है और तत्काल उसको बता दिया जाता है कि भाई आपका तो प्लेटलेट्स कम है, आपके अंदर डेंगू के लक्षण है। वो जी। डर जाता है और डरने के बाद सीधे भगता है प्राइवेट हॉस्पिटल के पास में, और वहां उसका शोषण होता है। जबकि सही बात यह है कि जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैं जिस तरीके से कई चिकित्सकों से मेरी बात हुई है, प्लेटलेट्स कम होने का कारण सिर्फ डेंगू नहीं होता है, कई और भी कारण है जिससे प्लेटलेट्स कम होती हैं। लेकिन जो प्राइवेट पैथोलॉजी है वो जांच करने के बाद जब ये बताते हैं कि आपकी प्लेटलेट्स कम हुई है, आप एक बार जांच करा लीजिए, आपके साथ ये दिक्कत संभावित है जी। ऐसी स्थिति में लोगों में डर पैदा होता है और डर के बाद वो सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। कई जिलों में तो आजकल ट्रॉमा सेंटर, स्पेशलिटी खुल गए हैं, वो लोग उनकी चपेट में आते हैं और फिर उनको कहीं ना कहीं लूटा जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो विभाग का काम है, जो मौसम परिवर्तन के साथ में बरसात का मौसम आने के साथ चालू हो जाना चाहिए था, वो विभाग चालू नहीं करता है। और आज की स्थिति है, गंगा के तलहटी जितना भी एरिया है वहां पानी भरा हुआ है, वहां मच्छरों का प्रकोप है, लेकिन उन मच्छरों को हटाने के लिए विभाग के द्वारा कोई प्लान नहीं है। मुझे लगता है गंगा के किनारे मेरठ से लेके इलाहाबाद तक बहुत सारे शहर हैं और हर जगह बाढ़ आई थी। बाढ़ के बाद में अभी भी पानी वहां रुका हुआ है, उसके लिए कोई प्लान नहीं है विभाग के पास में, न तो नगर निगम के पास में है। और यही कारण एक है कि मच्छर बढ़ रहा है, और मच्छर बढ़ने के बाद में जब उन एरिया के किसी को बुखार आता है तो उसको अपने आप लग जाता है कि हम डेंगू की चपेट में आ गए हैं, बिल्कुल और वो बिल्कुल सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल तरफ भागता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जैसे कोविड में बीच कुछ प्राइवेट पैथोलॉजियों ने जो एक फर्जी टाइप की रिपोर्ट बनाना शुरू किया था, अगर सही से जांचें हों तो इन पैथोलैब्स की भी मुझे लगता है कि एक सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि अगर सबको डराया जाता है, जैसे अभी हेमंत मोहन जी कह रहे थे कि भाई 1.5 लाख 2 लाख प्लेटलेट्स आपकी रहती हैं, अगर 70,000 हो जाएं तो आप घबराएं नहीं, आप थोड़ा उस पर काम करिए, आप उनकी जो चीज़ें हैं, जो डाइट अपनी मजबूत कर लीजिए। पहले तो हेमंत जी वो बता दीजिए जो आप बताना चाह रहे बोल रहे थे शुरुआत में, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए प्लेटलेट्स को लेकर। बहुत अगर आपको डेंगू से पैनिक मत हो, देखिए सबसे पहले आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां आपको अभी बताया आपने कि बाहर भेज दिया जाता है प्राइवेट लैब में, वहां पर कुछ एजेंट ऐसे खड़े होते हैं जो प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाते हैं, वहां पर आपका प्लेटलेट काउंट है 30,000 40,000 बता दिया जाता है। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब 20,000 के नीचे प्लेटलेट्स आ जाए तब विचार किया जाता है प्लेटलेट्स चढ़ने हैं कि नहीं। यहाँ 70,000 80,000 वालों को प्लेटलेट्स चढ़ाया जा रहा है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी होती है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होती है, बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है, उससे हमारी प्लेटलेट्स बढ़ने लगती हैं। आपको 104-5 बुखार आ रहा है, सबसे पहले ठंडे पानी से बॉडी की स्पंजिंग करिए, जो कि आप नहीं करते हैं। आपको हाई फीवर आ रहा है, आप नमक शक्कर का घोल लीजिए, आपका बीपी लो होता जा रहा है, आप उसको नहीं ले रहे हैं, आप मेडिकल स्टोर में जाकर गूगल से और रील की दवाइयां ले रहे हैं, आपके दिल दिमाग पर असर कर रहा है, पेन किलर खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, रोल ही नहीं है उसका। एम्स के डायरेक्टर तक ने कह दिया कि अंधाधुंध एंटीबायोटिक दवाओं से शरीर खोखला हो रहा है, हमारा सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, हमारा एसिडिटी बढ़ रहा है। नमक शक्कर घोल ले, नारियल का पानी ले लें, आसपास साफ सुथरा सफाई रखे रहे। डेंगू का जो मच्छर होता है वो दोपहर में काटता है, फुल स्लीव के कपड़े पहनते रहे और निकटतम चिकित्सक से जाकर के मिले। घी तेल चिकनाई ऑयली वाली चीजें बिल्कुल ना खाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें,
कटे हुए फल बाहर ना खाएं, बाहर की एगी मैगी फास्ट फूड ना खाएं। लोगों को गैस्ट्राइटिस भी हो रही है, पेशेंट को नॉर्मल गैस्ट्राइटिस होते हैं, डेंगू हो गया, चलिए मीटिंग हो रही है, चलिए चलिए एडमिट करें। तो आप डेंगू के पेशेंट को अपने घर में मेंटेन कर सकते हैं। और मैं के न्यूज के माध्यम से दावा करता हूं, जिसका डेंगू बुखार ठीक आ रहा हो, मैं डॉक्टर आरती मोहन, हम लोग शहर भर में कैंप लगा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल आप उनको हमारा मोबाइल नंबर दे दीजिए, बिल्कुल उसको निःशुल्क कंसल्टेशन मिलेगा। जो बहुत पुअर पेशेंट होते हैं, हम लोग उनको निःशुल्क दवाई भी देते हैं। जो अत्यंत गंभीर से गंभीर मरीज, जो 15 से 20 दिन में जिसका बुखार ना उतर रहा हो, 24 से 48 घंटे में उसका फीवर भी ठीक हो जाएगा, उसका डेंगू भी नेगेटिव हो जाएगा। बिना प्लेटलेट चढ़ाए उसकी प्लेटलेट्स भी बढ़ जाएंगी, टाइफाइड भी बिल्कुल। उसका नेगेटिव हो जाएगा और पहले आते वो अपने काम पर जाने लगेगा। लक्षणों के आधार होम्योपैथिक मेडिसिन दे आर वेरी फास्ट एक्टिंग। ये भूल जाइए कि होम्योपैथिक दवाइयां देर में काम करती हैं। आप 15 दिन मॉडर्न ट्रीटमेंट ले लीजिए, 15 घंटे होम्योपैथिक दवाई ले लीजिए, 2 पेशेंट आप जान जाएंगे कि किस पैथी में इसका उपचार है। हमारे बहुत से मैं हेमंत जी रोकूंगा, अशांक एरन जी कुछ कहना चाहते हैं जी। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को ये समझना होगा कि प्लेटलेट्स और डेंगू का एक रिलेशन तो है, लेकिन प्लेटलेट्स इज नॉट द कॉज ऑफ डेथ इन डेंगू। डेंगू की अगर 100 पेशेंट्स की डेथ होती है तो उसमें से एक पेशेंट की शायद, वो भी शायद, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से डेथ होती होगी। 99 पेशेंट्स की और कारणों से डेथ होती है। उनके ब्लड में जो उनका ब्लड का प्रेशर है और जो ब्लड के डायनामिक्स है उसकी वजह से होती है। अभी इसमें क्या है कि इसका इतना खौफ है पेशेंट्स के मन में कि वो खुद ही पहुंचते हैं और अपने कंडीशन को प्लेटलेट्स के साथ कोरिलेट करते हैं, क्योंकि गंभीर बीमारी में भी प्लेटलेट्स कम देखे जाते हैं। तो अगर कोई पेशेंट खुद ही अपने आप को एडमिट कराना चाहे, उस स्थिति में प्राइवेट अस्पताल के ऊपर उंगली उठाना कि प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं। अगर कोई पेशेंट आके आपको कहे कि भाई आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आप एडमिट कर लीजिए, तो एडमिशन तो उसका होगा, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि मतलब प्लेटलेट्स का उससे कोई कोरिलेशन नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप अगर डेंगू में पहले आजकल लोग ये भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन से हॉस्पिटल जेन्युइन हॉस्पिटल्स हैं और कौन से हॉस्पिटल जो है जेन्युइन नहीं है। कई बहुत गांव क्षेत्रों में, कस्बों के क्षेत्रों में, इवन बड़े सिटीज में भी इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं जहां पे डॉक्टर्स ही नहीं है, वहां पे नाम हॉस्पिटल्स के लिए हुए हैं। तो ये भी एक कारण है कि जहां पे पेशेंट एडमिट होते हैं, और कई न्यूज में भी खबरें आती हैं बाद में कि वहां पे जो है उनके साथ मिसहैप हुए हैं। तो इन चीजों से काफी कुछ कंफ्यूजन फैल रहा है पेशेंट्स में। तो एक तो पेशेंट्स को प्लेटलेट्स को लेके अपना भ्रम दूर करना चाहिए, उनको अपनी जनरल कंडीशन को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए और जेन्युइन डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। इसमें यह है कि आपका जैसे इस मौसम में आपको लगता है कि आपको फीवर हुआ और आपकी कंडीशन आपको खुद से अच्छी नहीं लग रही है, तो ये कंडीशन है कि आप किसी जेन्युइन अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद फिर सब कुछ डॉक्टर के ऊपर छोड़े, अपने आप फैसला लेना कि मेरे प्लेटलेट आज ये हैं तो कल मुझे उस लैब से भी कराने। अगर आप 2 लैब से प्लेटलेट कराएंगे एक ही समय पे और दोनों के प्लेटलेट्स में 10,000 का डिफरेंस आएगा, 15,000 का, तो ये तो एक नोन फैक्ट है कि 2 लैब के उसमें रिजल्ट में डिफरेंस आ सकता है एक ही टाइम पे। तो इस चीज को पेशेंट्स नहीं समझते हैं और इस चीज को कई बार इतने सारे कंफ्यूजन्स के साथ अलग वे में ले जाते हैं। उनको खुद देखना चाहिए उनकी कंडीशन कैसी है, अच्छी नहीं लग रही है, आप एक जेन्युइन डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाद डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें कि वो आपको क्या सलाह देते हैं। बिल्कुल, मैं डॉक्टर सुमित अवस्थी के पास चलूंगा। डॉक्टर, अगर हम बात करें जिस तरीके से, देखिए लोग पैनिक हो रहे हैं, ठीक है, बच्चों को लेकर जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि चलिए हम लोग तो हैं, हम लोग तो चीज़ों को नहीं पैनिक होंगे, लेकिन बच्चों को लेकर कोई एडवाइजरी सरकार ने जारी की हो, सरकार मतलब डॉक्टर्स ने कुछ कहा हो कि उनको किस तरीके से बचना है, तो वो है कि फुल स्लीव्स पहनिए, क्योंकि बच्चों का क्या है कि स्कूल में खेल रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर हेमंत मोहन ने बताया कि दिन में ये मच्छर हैं ये काटते हैं, और डेंगू के जो मच्छर हैं, मलेरिया के भी, और चिकनगुनिया के भी, मुझे लगता है ये जितने भी इन्फेक्टेड हैं ये सब दिन में ही आपको हानि पहुंचाते हैं। बच्चों के लिए कैसे बचाव, क्या क्या बचाव करने चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए जैसा अभी डॉक्टर आलोक कुमार जी ने बताया कि रोज हम होते हैं जिनसे हम मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। सबसे बेहतर चीज ये है कि बच्चे खेलते उन जगहों पे हैं जहाँ गंदगी ज्यादा होती है। बच्चों को उन जगहों से पे जाने से रोकें जहाँ गंदगियाँ होती हैं, जगह साफ रखें। स्कूलों में भी जागरूकता चलाएं कि बच्चे खुद के कपड़े पहन के आए। बुखार हो तो घर पे आराम करें, बहुत ज्यादा खेलें कूदें ना। और सबसे ज्यादा जरूरी होती है खान पान। बच्चे आजकल मैगी और ये सब चीजें, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, जिससे उनका इम्यून सिस्टम काफी वीक होता चला जा रहा है। हरी सब्जी और एक हेल्दी खाना, तरल पदार्थ खाएं, जिससे उनका जो इम्यून सिस्टम है काफी ज्यादा डेवलप हो बुखार में। पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि सबसे मैंने जैसे पहले बताया, खेलना।
खेलने के लिए किसी बच्चे को हम मना नहीं कर सकते हैं। आउटसाइड में जैसे बाहर कहीं खेल कूद कर रहा है और उस जगह पे गंदगी है, मच्छर वहां से उसको काट रहा है, तो कहीं ना कहीं बुखार का एक बीमारी जो है कि लेके घर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उन जगहों को साफ रखें, घर पे साफ रखें, उनको बताएं कि उन जगहों पे ना जाएं। और सबसे सबसे ज्यादा जरूरी जो होती है कि बुखार अगर जो आ रहा है तो जैसा भी बताया गया कि उन जगहों पे उन अस्पतालों में जाएं जो कि जेन्युइन अस्पताल हैं, रजिस्टर्ड अस्पताल हैं, ना कि किसी झोला छाप या किसी ऐसे डॉक्टर्स के पास जाके बैठे जहाँ उसको कोई जानकारी ना हो, 4 दिन का सीख के आया हो और वहाँ पे इलाज कर रहा हो। जब चीजें क्रिटिकल हो जाती हैं तब वो लोग रेफर करते हैं किसी दूसरे अस्पताल में, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि उन रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही मिलें जिनको पूरी जानकारी, पूरे इलाज के बारे में जानकारी हो और जिनको पूर्ण अनुभव हो सब चीजों का, सब इलाज का। और बिल्कुल खुद से डॉक्टर ना बने, आपके फोन में नेट है, आप उसे हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल रील्स आज हमने देखा है कि जैसे ब्लॉग बनाने के चक्कर में, रील्स ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में इलाज के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, जबकि वो कुछ जानकारी नहीं होती। और ये लोग हमारे आपके बीच में ही हैं। अभी मुझे याद है किसी व्यक्ति की एक तबीयत खराब हो गई तो उसको इतनी दवाएं बता दी गई, मेरे सामने की बात है, मेरे साथ की घटना है, इतनी दवाएं बता दी, इनका बीपी नाप लेते हैं, अच्छा इनको घोल पिला देते हैं, अच्छा ये वाली दवा इनको मैं दे देता हूँ। तो जो उनकी मेडिसिन चल रही हैं, उनकी कमजोरी की, तो उनका ये मेडिसिन ले लो, इससे सही हो जाओगे। तो डॉक्टर वो खुद बन जा रहे हैं, उससे उसको रिएक्शन होगा, फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन आदमी को अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए वो कुछ भी बता रहा है लोगों को। हेमंत मोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए हेमंत जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेमंत जी अनम्यूट कर लीजिए, इससे आपकी आवाज हम सुन पाए। हेमंत जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। इट डजंट मैटर हर पेशेंट को होम्योपैथिक से ठीक करना है, एलोपैथिक से ठीक करना है, आयुर्वेदिक से ठीक करना है। अब वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, इमरजेंसी में एलोपैथिक फर्स्ट चिकित्सा पद्धति होती है। और पेशेंट अगर इमरजेंसी जा रहा है, पेशेंट को कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ऑक्सीजन का, पेशेंट को निमोनिया हो रहा है, पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ती भी है। लेकिन क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली ना, हमारे जितने रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये वायरल जनित बीमारी है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, तो ऑन फर्स्ट डे इसमें एंटीबायोटिक क्यों दिया जाता है? एक तरह से तो हम लोग कह रहे हैं कि हमें ऐसी चीजों का सेवन करना है जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, हमारी रेजिस्टेंस पावर है। तो ऑन वेरी फर्स्ट डे सेप्टम और जिफी का सेवन अगर ना करें तो जो मरीज 15 दिन में ठीक होता है वो 3 दिन में होता है। स्टेरॉइड दिया जाता है पेशेंट को, अननेसेसरली पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, अननेसेसरली पेशेंट का जो है CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, अननेसेसरी पेशेंट बनने लगता है, पेशेंट में एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, पेशेंट का बीपी बढ़ने लगता है, पेशेंट का वेट गेन हो जाता है। तो हमारा मतलब ये है हम लोग को मिलकर एलोपैथिकली, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिकली जिस पैथी में इसका ट्रीटमेंट है, हम सब लोग को वी हैव टू फर्स्टली सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। ये नहीं कि जबरदस्ती पेशेंट को जाकर हमें आईसीयू में डाल देना है और पेशेंट के जीवन से खिलवाड़ करना है। चलिए, मुझे तो लगता है ना इसके पीछे का डॉक्टर्स को मिलता। मैं अशांक केरन की जी के पास चलूंगा। अशांक जी, मैं देख रहा हूँ ना जिस तरीके से डॉक्टर हेमंत मोहन की बात से मैं सहमत हूँ कि भाई आप किसी एक डॉक्टर के पास, किसी एक दवा पर आपको भरोसा करना होगा। अब आज का पेशेंट क्या है, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। अगर उसने अभी 1 घंटे पहले दवा खाई है, उसको 1 घंटे अपना बुखार बिल्कुल नील चाहिए, उसको अपना जीवन नॉर्मल हो जाना चाहिए। और इसी वजह से पेशेंट अपनी दवाइयों को इंक्रीज करा लेता है, डॉक्टर्स को चेंज करता है, फिर वो आखिरी में क्या कहता है, नहीं मुझे एडमिट कर दीजिए, एडमिट रहूंगा तो यहीं रहूंगा। फिर वो कहानी आ जाती है कि भाई प्राइवेट अस्पताल ये कर रहे हैं, और फिर प्राइवेट अस्पतालों को मौका मिल जाता है। सर बात वही है ना कि किस डॉक्टर को दिखाया था आपने। जिन डॉक्टर को दिखाया था उनके पास डिग्री थी या नहीं थी, वो आपकी गली मोहल्ले के क्वैक डॉक्टर थे या कौन थे, और आपने किसके कहने पे एंटीबायोटिक ली? एंटीबायोटिक का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। और आप कौन से दिन पे एक सही डॉक्टर के पास गए? आप शुरू में ही सही डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? बस उतनी सी बात है कि आपको पता है डेंगू का सीजन चल रहा है और ये डेंगू हो सकता है, तो आप शुरुआत से अपने आप को, या तो अगर आप चलिए, आप चाहे होम्योपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो, सबके अपने अपने फायदे हैं, लेकिन किसी सही पैथी में किसी सही डॉक्टर के पास जाए। ऐसे ही किसी को ना दिखाएं अड़ोस पड़ोस में जिसको आप जानते भी नहीं है, जिसके पास कोई डिग्री है नहीं है। बात सारी वहीं आके अटकती है। और ये ज्यादातर जो मिसयूज
एंटीबायोटिक्स का और ये जो थेरेपी का होता है, और जो पेशेंट बिगड़ते हैं ये इसीलिए बिगड़ते हैं कि वो छठे, सातवें, आठवें, 10वें, 11वें दिन पहुंचते हैं, जब ऑलरेडी 4-5 दिन तो उनका इलाज किसी ऐसी जगह चल रहा था जो कि जगह में जो डॉक्टर बैठे थे उनके पास तो डिग्री ही नहीं थी। तो ये है इसका मेन। और पेशेंट्स को शुरू में ही किसी सही डॉक्टर के पास इलाज के लिए आए और अपनी कंडीशन को समझे, बस इतना इसमें उनको सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल, अरुण अवस्थी के पास चलेंगे, फाइनल उनसे कमेंट लेके डिबेट को क्लोज करता हूं। अरुण जी, आप क्या कहेंगे सारी चर्चाओं के बीच? जो मुख्य चर्चा रह गई कि अभी मैं देख रहा था कि सरकारी बजट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर होर्डिंग लगानी होती, गीला कूड़ा एक तरफ, सूखा कूड़ा एक तरफ, आपके नगर पालिका, आपके नगर निगम में क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, और स्वास्थ्य अधिकारी का बाकायदा फ़ोटो लगाना अनिवार्य है। ऐसा जिला सूचना अधिकारी की तरफ से एक पोस्टर बैनर बनता है, इसमें लिखा होता है भाई डेंगू के बचाव के कारण। लेकिन अस्पतालों की स्थिति से ना वो वाकिफ़ होते हैं और ना जो बेचारे पोस्टर लगा रहे होते हैं ना वो। है क्या विशाल, हर बड़ी नगर पालिका और नगर निगम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी का पद होता है, उनके नीचे एक बड़ी टीम होती है। नगर पंचायत में इस तरीके का कोई पद नहीं होता है। लेकिन अगर देखें तो सफाई और सफाई व्यवस्था से जुड़े हुए मामलों में सबसे ज्यादा बजट खर्च किया जा रहा है। नगर पंचायत जिसमें लगभग 25-30 हजार की आबादी रहती है, इससे कम भी होती है कई जगह पे, वहां पर लगभग 15 से 20 लाख रुपए का बजट आता है और आधा बजट वेतन में और साफ सफाई में चला जाता है। नगर पालिका की स्थिति यह है कि हर वार्ड के लिए एक बड़ा बजट तय होता है, वहां कर्मचारियों को जाना। मैं अपने मोहल्ले की बात कर रहा हूं, मेरे मोहल्ले में 6 कर्मचारी आते हैं, बैठे रहते हैं 12 बजे तक। 12 बजे के बाद थोड़ा सा इधर उधर किया और लौट गए। बेसिक चीज है जो मॉनिटरिंग है वो नहीं हो रही है। मॉनिटरिंग ना होने के पीछे, जब मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है तब होता क्या है, अव्यवस्थाएं दिखने लगती हैं, अव्यवस्थाएं बढ़ती हैं। उन अव्यवस्थाओं को रोकने की दिशा में न तो नगर पालिका काम कर रहा है और न ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, पहली बात। नंबर 2 बात, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई पब्लिक की गलती है। होता क्या है, जब जानकारी का अभाव होता है और ज्यादा जागरूकता फैला दी जाती है तो उसको लगता है कि भाई हमको तो डेंगू हो गया। वो गया पैथोलॉजी में और उसको एक रिपोर्ट दे दी गई पॉजिटिव। वो क्या करे, अगर भर्ती ना हो, सरकारी अस्पताल वाले भर्ती नहीं कर रहे, फिर उसके पास एक ही चारा बचता है कि भैया प्राइवेट में चलो। जो घर में गेहूं रखा होता है बेच डालता है और भर्ती हो जाता है जाके। 8-10 दिन उसको रखा जाता, फिर कह दिया जाता भाई अब आप ठीक हो गए, चाहिए घर। उसमें पब्लिक की गलती कहां पे है हमारी? हम तो ये कह रहे हैं कि जिस विभाग को जागरूकता की जिम्मेदारी दी गई है, पहले ही वो बता दे कि भाई अभी आपको भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको इलाज की आवश्यकता भी नहीं है। आप सिर्फ जो चीजें बताई जा रही हैं उनको फॉलो करें, डाइट फॉलो करें और उस दिशा में काम करें, आराम करें। तो उसको तो भेज दिया जाता है प्राइवेट पैथोलॉजी, बिल्कुल, वहां वो जांच करा लेता है। जांच कराने के बाद सीधे भर्ती हो ना हो तो क्या करें वो। खैर, हम इस विषय पे नहीं पढ़ना चाहते। मैं तो यही कहूंगा कि मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, डेंगू के बढ़ रहे हैं। लखनऊ का जो रिकॉर्ड है वो काफी बड़ा हो गया है, अन्य जिलों में भी बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, विभाग से मेरी रहेगी, स्वास्थ्य विभाग से मेरी एक दरख्वास्त रहेगी चैनल के माध्यम से कि वो जागरूकता फैलाए, जो मोहल्ले गली हैं वहां सफाई करवाएं, जो एंटी लार्वा का छिड़काव होना चाहिए था आज से कुछ दिन पहले ही हो जाना चाहिए था, अब कर लें, फॉगिंग करा दे, जिससे जो मच्छर है वो न रहे और जो मरीज डेंगू के निकल रहे हैं या उनका शोषण हो रहा है ये ना हो पावे। ये जिम्मेदारी जिस विभाग की है उसको बखूबी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम अपनी राय बातों को रखने के लिए। तो हम लोग आज बात कर रहे थे डेंगू के डंक की। लगातार अगर हम बात करें सिर्फ लखनऊ में बहुत मरीज, लेकिन मरीजों की जो तादाद है वो हर जिलों में बढ़ती जा रही है। विषय वही है, साफ़ सफाई जिस तरीके से जागरूकता होनी चाहिए तो उस तरीके से नहीं है। और के न्यूज़ भी लगातार आपसे अपील करता है कि जो अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, गंदगी को ना बनने दें और अपने जो बच्चे हैं या कोई भी जो लोग हैं वो फुल कपड़े पहन के ही घर से बाहर निकले। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।